शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ मेरठ से इस वक्त हमारे पास है। मंगलवार एक दुर्घटना के बाद फैली अफवाह के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पीएसी के जवानों से वहां पर मारपीट की और पीएसी की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। यह घटना मेरठ के खरखौदा इलाके की है और वहां पर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि पीएसी के जवानों ने महिला और उसके पति को कुचल दिया। इसी झूठी खबर के फैलते ही समुदाय विशेष के लोगों ने पीएसी की गाड़ी को घेर लिया और जवानों से मारपीट करने लगे और इसके बाद पीएसी जवानों को पुलिस चौकी में छिपकर जान बचानी पड़ी। लेकिन भीड़ में शामिल लोग पुलिस चौकी से पीएसी जवानों को खींचने की कोशिश करने लगे और इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अब अफवाह फैलाने और पुलिस पर हमला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये रात की बात है। एक पीएसी का ट्रूप कैरियर जा रहा था कोतवाली क्षेत्र और सिविल लाइन्स क्षेत्र के मध्य से। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और ये अफवाह फैला दी कि ये पीछे किसी को एक्सीडेंट करके आया है, जिसमें किसी की मौत की झूठी अफवाह फैला दी और इस बात को लेकर हंगामा किया और अभद्रता भी करी है कर्मचारी के साथ में। इसका संज्ञान मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुँच के इसमें कार्रवाई करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की भी कोई चोट लग के कोई हताहत नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और चूंकि सड़क पे काफ़ी लोग मौजूद थे, वो उसमें शामिल हो गए घटना में। कुछ पीएसी के कर्मचारियों के साथ में अभद्रता करी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले गए, शेष के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधा अब आपको मेरठ ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अब सनुज, हमने पुलिस अधिकारी की बात अभी दर्शकों को सुनवाई है और यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन वो हुआ क्या है, क्या कार्रवाई हुई है, किनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इस वक्त वातावरण क्या है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मामला वाकई गंभीर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर की जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति इसको बोला जा रहा है, उसके पीछे की मैं वजह बताना चाहूँगा कि देखिए, झूठी अफवाह फैलाई गई और जो पीएसी का वाहन यहाँ से गुजर रहा था कि ये किसी को कुचल कर आया है, कई लोगों की कुचलने से मौत हो गई है और उसके बाद पीएसी के इस वाहन को घेर लिया गया, पीएसी के जवानों से मारपीट की गई। आप ये सोचिए कि जो पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस पर हमला करना, उसकी गाड़ी पर हमला करना, पुलिस कर्मियों से पीएसी के जवानों से अभद्रता करना, उनको गाड़ी से खींचने का प्रयास करना, उनसे मारपीट करना, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास करना, ये सब हुआ। ये तो गनीमत समझिए कि जो पीएसी के जवान है वो जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी पड़ती है, उसके भीतर घुस गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। चूंकि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है उसमें से कई लोगों की शिनाख्त भी हो गई है और इस मामले में पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है और कई और लोगों के नाम निकलकर भी सामने आए हैं, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। आप सोचिए कि जिस तरीके से भीड़ को भड़काया गया, झूठी अफवाह फैलाई गई। यदि ये लोग पुलिस के वाहन में आग लगाते थे और जिस पुलिसकर्मी को, जो पीएसी कर्मी है, जिसको गाड़ी से खींचने का प्रयास किया जा रहा है, यदि पीएसी के इस वाहन में आग लगा दी जाती तो ना जाने कितनी बड़ी घटना हो जाती। और जिस तरीके से जो लोग थे, जो पीएसी के जवान थे, वो जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी के भीतर जान बचाने के लिए पहुंचे। वहां पर भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो वहां पर पहुंच जाती है और उनको जबरन वहां से निकालने का प्रयास करती है। अगर उन लोगों को वहां से निकाल लिया जाता, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाती, तो आखिर इसका कौन जिम्मेदार होता? ये सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात है कि आखिर ये कौन लोग थे जो अफवाह फैलाने की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और अफवाह फैलाने के बाद इन लोगों ने वहां पर इनको पीएससी कर्मियों को निशाना बनाया। पूरी तरीके से एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। इस मामले में खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। यदि कोई बड़ी घटना हो जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जो पीएससी के जवान थे वो लगातार गश्त कर रहे थे और वर्दी में थे वो, और वर्दी में देखने के बावजूद उन लोगों को निशाना बनाना, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात का प्रयास करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दुस्साहसिक है, आपराधिक है। पीएसी के जवानों पर पीएसी की गाड़ी को घेरा गया और उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, उनको जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में छिपना पड़ा। ये पीएसी के जवानों के साथ हुआ। इससे पता चलता है कि ये वाकया कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या सभी पर
मुकदमा यहाँ पर लगाया गया है या लगाने की तैयारी है? क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर लोग तस्वीरों में देखे जा सकते हैं सनुज, जिन्होंने गाड़ी को घेरा हुआ है। एक सवाल तो ये है, और सनुज ये भी बताइए कि पीएसी के उस वाहन में पीएसी के कितने जवान मौजूद थे जिनको घेरा गया? हाँ, देखिए, पीएसी के कई जवान इस गाड़ी में मौजूद थे। पूरा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक इलाका पड़ता है और उस इलाके में जब ये पीएसी के जवान जा रहे थे, इमलियान इलाका है वहां पर, तो अचानक से होता क्या है कि एक बाइक पर एक जावेद है एडवोकेट, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। उनकी बाइक गिरती है और ये बताया जाता है कि कोई अज्ञात वाहन उसको टक्कर मार जाता है, तीनों घायल हो जाते हैं। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि पीछे से पीएसी का जो ये गाड़ी है ये आ रही थी और अचानक से ये अफवाह फैलाई जाती है कि इस पीएसी के जवान ने कुचलकर 3 लोगों को मार डाला। उसके बाद जो भीड़ है वो पीएसी की इस गाड़ी के पीछे भाग लेती है और पीएसी के जवान इस गाड़ी को आगे की तरफ दौड़ा देते हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था कि यहां से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जब पीएसी के जवान पहुंचते हैं तो पहले ही वहां पर भीड़ जमा हो जाती है, उन लोगों की गाड़ी को घेर लेती है, गाड़ी से खींचकर पीएसी के जवानों को उतार लिया जाता है, गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनसे मारपीट भी की जाती है और जो पीएसी के जवान है वो घबराकर सीधे जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी है जो उसके भीतर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन ये लोगों की भीड़, वहां पर भी हिम्मत देखिए, पुलिस चौकी और पीएसी के जवान वर्दी में थे, बावजूद उसके कितनी भीड़ वहां पर जमा थी, किन लोगों ने अफवाह फैलाई, उनको खींचने का प्रयास किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मामला बेहद गंभीर है और जिस तरीके से करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें से कई लोगों की भी शिनाख्त कर ली गई है। इस मामले में पुलिस अधिकारी बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों की शिनाख्त करा रहे हैं, मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर की घटना आपने देखी कि जिस तरीके से वहां पर भी पुलिस वर्दी में लोग थे, कर्मी थे, उनको निशाना बनाया गया और इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहां पर करने की बड़ी कोशिश की गई है कि जब ये दिख रहा है कि पीएसी के जवान है, वर्दी में है, पीएसी की गाड़ी है, लेकिन बावजूद इसके इतनी हिमाकत करना कि उन लोगों को निशाने पर लेना, उनसे मारपीट करना, उनके साथ अभद्रता करना, गाड़ी में तोड़फोड़ करना, आग लगाने का प्रयास करना। आप देखिए कि ये कौन लोग थे, कौन लोग पहले से ही तैयार खड़े थे, किन लोगों ने अफवाह फैलाई। एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन नेटवर्क है जो यहाँ की जो शांत हवा है उसको कहीं ना कहीं सुलगाने की कोशिश कर रहा है। एसपी सिटी विनीत भटनागर से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस मामले में लखनऊ को भी अवगत करा दिया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि आगे से कोई वर्दी पर हाथ डालने की पूरी तरीके से हिमाकत ना करे। यदि गाड़ी में आग लगा दी जाती और इन पुलिस कर्मी जो पीएससी कर्मी है इनके साथ कोई बड़ी वारदात हो जाती तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी यहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनुज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जो आपने इस मामले से जुड़ी हमारे दर्शकों को दी। तस्वीर आप देख लीजिए, उस रात हुआ क्या, कैसे पीएसी की गाड़ी को घेरा गया, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पीएसी के जवानों को जो इस गाड़ी में जा रहे थे उनको घेर लिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि इन जवानों को पुलिस चौकी में शरण लेनी पड़ी, उसमें से भी खींचकर उन्हें निकालने की कोशिश की गई। भीड़ यहाँ पर आप देख लीजिए लोगों की, और पीएसी के जवानों के साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी शिनाख्त भी कर ली गई है वीडियोस के जरिए जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो अफवाह फैली और उसके बाद यह हमला किया गया पीएसी के जवानों पर, उनकी गाड़ी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। जी हां, कामरान नाम के व्यक्ति को इलाके के लोगों ने पीट डाला। जानलेवा हमले में कामरान के सिर में चोट आई है। पुलिस ने जिला अस्पताल में कामरान को भर्ती कराया है। कामरान ने मोदी को राम बता दिया था और योगी को कृष्ण बताया था। सरकार की योजनाओं की कामरान ने जमकर तारीफ की थी। यह सारा मामला बारादरी थाना इलाके के सैलानी का है। इसके बाद इन्हीं के समुदाय के लोगों ने बुरी तरह से पीटा इनको। अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया पुलिस ने। कामरान नाम का व्यक्ति इसलिए पीटा गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कामरान ने राम बता दिया, मुख्यमंत्री योगी को कृष्ण बता दिया। गुस्से में आ गए लोग, उन्होंने पीट डाला, बुरी तरीके से पिटाई की, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा पुलिस को। जानलेवा हमले में कामरान के सिर में चोट आई है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पुलिस ने कामरान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहां पर इलाज चल रहा है। बात सिर्फ इतनी थी कि कामरान ने तारीफ कर दी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें एमएलसी चुनाव पर ही टिकी हैं। चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है और आज शाम ठीक 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। 9 अप्रैल को 36 में से बची हुई 27 सीटों पर वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इन चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है भाजपा के उम्मीदवारों का। 27 सीटों पर वोटिंग होगी। 27 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। इसके लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे और आज शाम 4 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। आज शाम 4 बजे तक वक्त है कैंडिडेट्स के पास कि वो प्रचार करें, वो अपने पक्ष में वातावरण बनाएं। फिर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है भाजपा के उम्मीदवारों का। 27 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 9 अप्रैल को। तो अब चलिए अपने सहयोगियों से बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं वोटिंग की और कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है जो आज शाम को 4 बजे तक खत्म होने वाला है। मोइन हमारे साथ हैं प्रयागराज से, नितिन उपाध्याय हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। पहले मोइन के पास चलते हैं। मोइन, क्या जानकारी आपके पास प्रयागराज क्षेत्र से? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद कौशाम्बी सीट आती है। यहाँ भी आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा। वैसे तो कहने के लिए आज शाम 4 बजे प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सड़कों पर कहीं कोई जनसभा होती, रोड शो होते हुए या उस तरीके का कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला जैसा हमें आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। चूंकि जो वोटर्स है उनकी संख्या बेहद सीमित है, इस वजह से जो प्रत्याशी है वो सीधे प्रत्याशियों से जनसंपर्क करते रहे। छोटी छोटी बैठकें जरूर की, लेकिन सड़कों पर प्रचार जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। तो आज भी जो प्रचार और जनसंपर्क का काम है वो तेजी से किया जाएगा। और प्रयागराज की बात अगर हम करें इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की, तो यहाँ कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में है और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की साख यहाँ दांव पर जरूर लगी हुई है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो पंचायत चुनाव में उसके सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, वो जीत करके आए थे। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से चुने गए थे और जिसको वासुदेव यादव को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो निवर्तमान एमएलसी हैं, यानी पिछला चुनाव वो जीते थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी के से सीट छीनने की चुनौती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच कड़ा और दिलचस्प मुकाबला है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो दोनों जिलों के जो डीएम हैं इलाहाबाद और कौशाम्बी के, दोनों ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। परसों यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 5146 मतदाता हैं और कुल 33 केंद्रों पर वोटिंग होगी। जो ब्लॉक मुख्यालय हैं उन ब्लॉक मुख्यालयों पर वोटिंग होगी। इसके साथ साथ प्रयागराज शहर में 2 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं, नगर निगम का केंद्र है और जिला पंचायत का केंद्र है। तो इन 33 केंद्रों पर परसों सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है इसका पता तो 12 अप्रैल को जब वोटों की गिनती पूरी होगी उसके बाद ही चल सकेगा। राजेंद्र जी, बिल्कुल ठीक आपने, जब वोटों की गिनती होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि किसके दाव में कितना दम है। लेकिन आगरा में क्या हो रहा है ये जान लेते हैं हम नितिन उपाध्याय से। बताइए नितिन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी मोइन बता रहे थे वैसा ही कुछ हाल आगरा में भी नज़र आ रहा है। आगरा की बात की जाए तो आगरा फिरोजाबाद स्थानीय निकाय एमएलसी सीट है। इस पर 2016 में निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। समाजवादी पार्टी से जो नेता हैं, वर्तमान में जो इस समय प्रत्याशी हैं डॉक्टर दिलीप यादव का, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, आगरा फिरोजाबाद सीट पर बात की जाए तो 3922 कुल मतदाता यहाँ हैं और ऐसे में
के करीब जो मतदाता हैं वो आगरा में, और बाकी मतदाता फिरोजाबाद में। देखिए ज़्यादातर जो स्थानीय निकाय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। 13 में से 10 जो कहा जाए शहरी निकाय हैं उस पर बीजेपी कब्जा है। 15 ब्लॉक हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा है। और इन्हीं के जो कहा जाए जो मेंबर होते हैं वो बीडीसी मेंबर, प्रधान, जो पार्षद, वही लोग इस पूरे स्थानीय निकाय के एमएलसी सीट पर वोटिंग करते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक लेवल पर रणनीति बनाई है। बीजेपी कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, 3900 में 3500 से ज़्यादा हम वोट लेने जा रहे हैं। वहीं दिलीप यादव का कहना है कि एक बार फिर से हम इस सीट को निकालेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में। कल कन्नौज में भी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, वो बता रहा है कि किस तरीके से कि बीजेपी सीरियल किलर है लोकतंत्र की। तो कहीं ना कहीं और जिस तरह से इस पूरे चुनाव में मारपीट की घटना भी तमाम जगह आपने देखा होगा, देखने के सामने के आई हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये पूरा जो चुनाव है वो एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कि कहा भी जाता है कि एमएलसी लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है उसमें सत्ता पक्ष की सरकार होती है, उसका दबाव ज्यादा रहता है उसके जीतने की। और इस प्रकार का इतिहास भी रहा है। नितिन, आपने ठीक कहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिना जिला न्यायालय के आदेश के और जेल में बंद आरोपी के बिना बयान लिए ही जिला न्यायालय में आरोपी के बयान को दाखिल कर दिया गया। मामला तब कोर्ट ने संज्ञान में लिया जब आरोपी ने अपने वकील को बताया कि जांच अधिकारी की ओर से जेल में उनसे किसी प्रकार के बयान नहीं लिए गए। तब उसके बाद जिला न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताई और जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही मेरठ आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत 4 अन्य इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस चौंकाने वाली खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए रविंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये बड़ा मामला है और कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की गई और रिकॉर्ड पर चीजों को गलत तरीके से पेश किया गया। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है बताएं और पूरा प्रकरण भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी राजेंद्र जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से ये घटना थी, ये प्रकरण था बाइक बोर्ड को लेकर के। जो वेनिस मॉल के जो मालिक थे मोंटी वसीम, उसमें ये कहा गया कि जो इनकी जांच थी पुलिस अधिकारियों की कि जो वेनिस मॉल है, जो बाइक बोर्ड के जो मालिक हैं संजय भाटी, उन्होंने इनके यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी और इनका जो इसमें जो है यहाँ पर इस वेनिस मॉल में इनका शेयर था। लेकिन उसको देखते हुए जो जांच अधिकारी थे आर्थिक अपराध शाखा जो थी, उन्होंने यहाँ पर पहुंचे और इनको जो है मोंटी वसीम जो थे वेनिस मॉल के मालिक, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन जब उनके वकील ने जब पूरी जांच की और कोर्ट में इनकी याचिका दाखिल की तो पता लगा कि जो साक्ष्य जो पूरे जो साक्ष्य थे वो कोई भी सही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से जो इनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी में कोई भी साक्ष्य इनके वो जी जिस तरह से जो घटना थी, जो वकील ने कहा कि इन्होंने सिर्फ जो बाइक बोर्ड जो संजय भाटी थे उन्होंने इनके यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी, वो पूरा जो लेन देन था वो पूरा लेन देन बाकायदा के ट्रांजैक्शन था। उसके बाद ही जो है अपराध शाखा ने इनको किया है और एक के खिलाफ अभी फिलहाल जो है कोर्ट ने आदेश कर दिया है एक गिरफ्तारी का। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। यमुना पार इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश दीपक सिंह उर्फ राहुल को गोली लगी है। करछना थाना पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। हरिनाम सिंह का पुत्र है दीपक और लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। शातिर अपराधी दीपक के खिलाफ कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। लूट और डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।